हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो सुबह हमने न्यूक्लियाई के सारे फॉर्मूले कर लिए थे। रही बात थियरी की, तो थियरी के जो नोट्स हैं अभी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो परेशान मत होइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मान के चलिए थियरी बहुत वास्ट है इसमें, और एटम में भी बहुत वास्ट थियरी था। तो एटम का तो मैंने भेज दिया था, और इसका अभी मैं न्यूक्लियाई का लेक्चर होने के बाद अभी मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसको बिना पढ़े भी मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है कि आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है गिवन द मास ऑफ आर्यन न्यूक्लियस इतना है एंड एटॉमिक नंबर इतना है, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। तो बताइए डेंसिटी का क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम, यही होता है ना। वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है ना। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे अपना, और छोटा कर लेता हूँ मैं, यहाँ से निकाल लेंगे। और मास कितना दिया है? 55.85। तो 55.85 को पहले कन्वर्ट कर लो किस में, उसको कर लो किस एएमयू में है ना, इसको कर लेते हैं। देखो 55.85 इंटू 1.61 इंटू 10⁻⁻27 kg, यही तो होता है ना। सुबह मैंने बताया, इसको kg में हमने कन्वर्ट कर लिया जितना भी आंसर आए। और आर कैसे निकालोगे? आर इक्वल टू क्या होता है? आर नॉट ए पे पावर 1/3। तो आर नॉट हमारा कितना है? 1.5 फर्मी, सुबह ही बताया 10⁻⁻15 होता है। और ए कितना है इसका? 56 है, 56 से पावर 1/3, यानी कि ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो 4 से थोड़ा कम है, 3.5। अगर मैं देख लेता हूँ इसका आंसर कितना है। ये इसको सॉल्व करोगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻15 आ गया। और मास को जब यहाँ से चेंज करोगे तो ये आ गया हमारे पास 9.3 इंटू 10⁻⁻15। और जब मास अपन वॉल्यूम को यहाँ पर रख दोगे तो टोटल आंसर आ जाएगा हमारा 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अब तुमने सोचा होगा मैंने क्या किया है। देखो मैंने यहाँ पे आंसर लिख के रखा है, ठीक है। जो मेन कैलकुलेशन होता है उसका मैंने आंसर लिख के रखा है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन मैं करने लगूँ तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और तुम हो जाओगे परेशान। मैं नहीं चाहता तुम 7 घंटे 8 घंटे तुम्हें मैं बैठा दूँ कहीं पर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, मतलब एक लेक्चर के लिए, ठीक। तो चलो, तो बस क्या था, मैंने कंसेप्ट बता दिया। तुम क्वेश्चन को देखो, पॉज करो, क्वेश्चन को देखो, पॉज करो, उसका इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पॉज करके खुद सॉल्व करो, आंसर मिला लो बस, ठीक है ना। कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं तो उसमें दिक्कत होगी, बाकी नीट वाले में 30 सेकंड में करा दूंगा। चलो, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट अपॉन ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो क्या दिया है? एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? MC स्क्वायर, सुबह बताऊँ। मास दिया 1 ग्राम, पहले कन्वर्ट कर लो kg में। C का स्क्वायर 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो। 10 इंटू 10⁻3, 3 9 इंटू 10⁻16, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻13। ये हमारा जूल में आ जाएगा एनर्जी। कोई दिक्कत? फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास। देखो 1 AMU का पूछ रहा है, जूल्स में बता दो। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले तुमको मालूम है कितना होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जूल्स में बता देते हैं हम लोग। 1 एटॉमिक मास से कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू जूल में करना है तो 13.3। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। जूल में करो तो क्या हो जाएगा? एनर्जी चाहिए ना, MC स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू C का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 13.3 का पहले का आंसर कितना है? 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। दूसरा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जानते ही क्या होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 का पूछा है तो 1 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका आंसर हो गया, और पहले का आंसर ये हो गया। कुछ कर नहीं रहा हूँ, जैसे है बस उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तुम्हें बस क्या करना है, क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करके तुम्हें कैलकुलेट करना है, बस ये है। लेंदी कैलकुलेशन होते हैं एनसीईआरटी के, तो तुम यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, बाकी PYQ में कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना है, ठीक। आगे चलते हैं। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ न्यूक्लियस इतना इतना इतना। देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बताओ? डेल्टा M इंटू C स्क्वायर, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन में पूछेगा तो डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है ना। डेल्टा M क्या होता है? फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ तुमको। डेल्टा M क्या होता है? मास एक्सपेक्टेड माइनस मास ऑब्जर्व्ड। मास ऑब्जर्व्ड क्या होता है? मास ऑफ न्यूक्लियाई होता है, जो कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। मास एक्सपेक्टेड क्या होता है? Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन।
माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई, यही होता है ना, सुबह ही बताया हूँ ना। ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है इंटू उसका एटॉमिक नंबर, मास ऑफ न्यूट्रॉन है इंटू एटॉमिक नंबर, वही तो होता है ना मास एक्सपेक्टेड। तो जेड एम पी क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे बताओ तो, नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे बताओ। तो 7 प्रोटॉन होंगे 7 न्यूट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में, एटॉमिक नंबर 7 होता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, कितना दिया मास ऑफ प्रोटॉन, नहीं दिया है तो मास ऑफ प्रोटॉन तुमको मालूम है कितना होता है, 1.008 होता है ना, प्लस न्यूट्रॉन भी उतना ही है, इसका भी 1.008 होता है, माइनस 14। उसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तुम्हें, इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, 0.11243 AMU आएगा। ये हमारा डेल्टा एम आ गया। हमको चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.11243 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आंसर कितना आ जाएगा 13.1 का वो 104.67, ये आंसर आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं देखो डायरेक्ट मैं सारा तो मैं कर ही रहा हूँ, सारे फॉर्मूले सारे बेसिक सबको बता दे रहा हूँ, बस कैलकुलेशन जो है मैंने आंसर लिख के रखा है ताकि मुझे टाइम ना लगे, कई बार बता चुका हूँ। तो इतना तुमको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे, अगर मैं सारा करा दूँ तुम देखते चले जाओगे, सॉल्व नहीं करोगे, तुम खुद से सॉल्व करो और मुझे थोड़ी आसानी हो जाए, टाइम कम लगे, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। PYQ में 30 सेकंड 45 सेकंड इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आसान दिए जाते हैं, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन ही करना होता है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 13.2 ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई इतना इतना इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक का बता दे रहा हूँ, दूसरे का तुम निकालना, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, एक बताओ, आयरन है ना 2656, तो ये बताओ कितना प्रोटॉन होगा कितना न्यूट्रॉन होगा। अभी ऊपर जस्ट कराया हूँ, यही क्वेश्चन था ना, 13.1 हमारा क्या था, यही था ना, यही तो था हाँ। तो देखो प्रोटॉन कितना, इसमें कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है। 26 न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस जेड, तो 56 माइनस 26 ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30। तो फिर वही निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम क्या लिखोगे, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। जेड कितना है भैया बताओ तो, 26 है, 26 है ना प्रोटॉन, प्रोटॉन 26 है ना, तो जेड 26 हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन 1.008 कर दो, प्लस ए माइनस जेड कितना है 30 है, 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008 कर दो, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया है 55.93। सॉल्व कर दो, इसका आंसर हो जाएगा 13.2 का आंसर लास्ट में कितना आएगा, 492 के करीब में आएगा, 492.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया हमारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेशियो बता दो तो क्या होता है, आर इजकल टू होता है आर नॉट ए टू द पावर 1/3, सुबह ही बताया था। तो R1/R2 इजकल टू क्या हो जाएगा, A1/A2 के 1 पे पावर 3। तो A1 कितना दिया है, एटॉमिक मास देखो कितना दिया है, 197 इसका दिया है, 107 इसका दिया है, 1/3। इसको सॉल्व कर लेना, लगभग आ जाएगा तुम्हारे पास। जैसे देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 107 है, 197, तो 107 दूना 214, 0.8 से तो होगा नहीं, तो 1 से ज़्यादा आएगा, 1.9 मान लो इसको, तो 1/3, तो 1.9 को जब 1/3 करोगे तो लगभग 1.2 आएगा। देखो सही है, 1.2 के करीब में आ जाएगा रेशियो। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट याद रखो, आर इजकल टू आर नॉट ए टू पावर 1/3 होता है, क्योंकि PYQ में आसान पूछा जाता है। चलो ये NCERT में इतना ही इंपॉर्टेंट था, आगे बढ़ते हैं अपने PYQ वाले सेक्शन पे। देखो PYQ कैसे उड़ाते हैं। कह रहा है पहला, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई आर आइसोटोन्स, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई आर आइसोटोन। तो मुझे एक बात बताओ, रुक जाओ इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, 0.2 पे करता हूँ। चलो आइसोटोन क्या होता है, मैंने सुबह ही बताया था कि आइसोटोन क्या होता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो। न्यूट्रॉन्स का नंबर कब सेम होता है, ए माइनस जेड कर दो, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दो। पहला चेक कर लो, 74 माइनस 34 क्या हो जाएगा 40, और 71 माइनस 31 ये भी हो गया 40, यानी पहला हमारा आंसर है। आइसोटोन पूछा, हो गया पहला। दूसरा देखो, इन न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल AZX हैज, देखो ए है, एक्स है, जेड है। तो इसमें देखो क्या हुआ, सबसे पहले बात नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, जेड हो जाएंगे। ये क्या है, एटॉमिक हमारा मास है। ठीक, न्यूट्रॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे, रुक जाओ इसको छोटा ही रहने देते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है ये, 0.1। देखो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बताओ तो,
ए माइनस जेड। तो यहाँ सॉल्व कर लो, जेड प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, यानी 2 का बी। कोई दिक्कत? 2 का बी आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मिला लेता हूँ, मिस्टेक हो जाती दिक्कत। 2 का बी सही है, 2 का बी ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 2 का ए और 2 का बी। चलो, द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस, बताओ जो मास नंबर है ए है और ये जेड है ना, तो ये मास नंबर है। तो बताओ क्या होता है, जैसे 2He4 हो गया, 3 लिथियम 7 हो गया, तो देखो हमेशा ज़्यादा हो रहा है ना, तो क्या लिखोगे, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज मोर देन एटॉमिक नंबर। तुरंत तुम्हारा हो जाएगा आंसर गलत, तुमको मिल जाएगा -1, क्योंकि ये भी तो होते हैं, 1H1 तो होता है, तो 1H1 में क्या हो गया, कभी कभी बराबर भी हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समटाइम्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। देखो समटाइम्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक। चौथा, एटॉमिक वेट दिया है, रेशियो पूछा है, तो बताओ ना भैया, रेशियो इन नेचर, एटॉमिक वेट दे दिया है बोरान का। देखो ये हमारा मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया। देखो क्या पूछा है, एटॉमिक वेट ऑफ बोरान दिया है 10.81, इट हैज़ 2 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स हैं 5B10 और 5B11। हमसे पूछ रहा है रेशियो क्या होगा, नेचर में कितने पाए जाएंगे, रेडियस वगैरह नहीं पूछ रहा है। तो मैंने बोला था एम एवरेज क्या होता है भैया, M1x1 प्लस M2x2 अपन 100। एम एवरेज कितना दिया हुआ है, एटॉमिक वेट कितना दिया है 10.81, मास 1 कितना है, देखो 10 है, तो मान लो 10 है तो एक x को मान लो, और दूसरा क्या है 11 है, तो उसको 100 माइनस एक्स मान लो अपन 100। ऐसे ही तो करोगे ना, अरे एक x होगा तो एक 100 माइनस एक्स होगा, यही तो होगा ना, तभी तो रेशियो निकलेगी। अरे मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझाया था, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो वही चीज़ लगा रहा हूँ, ठीक। ये हो जाएगा 10,081, ये हो जाएगा 10x प्लस 1100 माइनस 11x, तो ये हो जाएगा x इजकल टू 1100 माइनस 1081, हो जाएगा 19, यानी एक हो जाएगा 19, दूसरा हो जाएगा 81, तो रेशियो हो जाएगा 19:81। चौथा का सी, चौथा का सी सही है। सॉरी, समझ में आ गया ना। तो ये हमारा था पहला, पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये हमारा चौथा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, किसी को नहीं होगी। द कांस्टेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, देखो न्यूक्लियाई में क्या होता है, न्यूक्लियस में बस 2 ही चीज़ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, तो 5 का ये, 5 का ये सही है। इन द न्यूक्लियस ऑफ 11 N द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, 11 N 23 है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 23 में से 11 जा 12 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो तुमको लगेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो ये भी 11 कर दो, तुरंत हो जाएगा गलत, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में बस क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं हम लोग, 11, 12 और 0, 6 का ये सही है, ठीक है। तो न्यूक्लियस 6, 13, देखो 13 में 6 जाएगा 7, 14 में 7 जाएगा 7, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है तो 7 का है, आइसोटोन्स होंगे, ठीक है। इधर न्यूक्लियर रेडियस, देखो फिर से वही पूछा, न्यूक्लियर रेडियस दिया है एल्युमिनियम का और Cu का, तो क्या होता है R1 अपन R2, यानी कि क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम अपन रेडियस ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास, यही तो होता है, R इक्वल टू, ये तो होता है ना, ए पे पावर 1/3, तो मास कितना दिया 27, इसका दिया है 64, दोनों का 1/3, तो 27 और 1/3, तो ये हो जाएगा, इसको 3/4 का क्यूब लिख सकते हो, देखो 3 3 9, 9 3 27, और हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 16 64, हो जाएगा 3 से 3 का टाइम, ये हो जाएगा 3/4, हो जाएगा आर एफ एल्युमिनियम अपन आर एफ कॉपर। हमसे पूछा है क्या, Cu का, तो आर एफ Cu क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 इंटू आर एफ एल्युमिनियम, तो 4/3 इंटू आर एफ एल्युमिनियम कितना है 3.6 है, 3 से 3 कट जाएगा 1.2, 12×48 4.8, 8 का सी, 8 का सी। ऐसे भी कर सकते थे, मैं एक और तरीका बताता हूँ, देखो 27/64 क्यूब रूट में आ जाता, तो इसका होता है 3 × 3 × 3, इसका होता है 4 × 4 × 4, ये क्यूब रूट था तो एक बाहर निकलता है 3 और यहाँ से 4, वही चीज़ यहाँ पे थी, बस बाकी अपना सॉल्व करना था। क्या लिखा है, द न्यूक्लियाई ऑफ द मास नंबर इतना, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, मैंने सुबह बोला था कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:1, ठीक।
द रेशियो ऑफ 27 एल्युमिनियम, फिर वही क्वेश्चन आ गया, एक कर देता हूँ, इसके आगे वाला सारा क्वेश्चन इस ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन तुम खुद करोगे। तो क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू 27/125 के पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 3/5 आ जाएगा ना, तो 3/5 का क्यूब इंटू 1/3 कट गया, 3/5 हो गया। तो हमसे क्या पूछा, R2 पूछा है, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 5/3 इंटू R1, यानी कि 5/3 इंटू 3.6, ये हो जाएगा 1.2, 12×5 = 6 हो जाएगा। 6 पर में कुछ करना नहीं था, फॉर्मूले बस लगा के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर, जो फॉर्मूले बताया हूँ उसी से सॉल्व कराऊंगा, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियर मेजर टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम। देखो ये जर्मेनियम है, ये 11 नंबर है, ये हमारा 10 नंबर था। तो जर्मेनियम है और ये बेरिलियम है, तो अगर इसका रेडियस आ रहा है तो जर्मेनियम का रेडियस 2 आ रही है, तो है ना, रेडियस जर्मेनियम ट्वाइस है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में क्या बोलते हैं, यानी कि एक ही बात कर रहा है, ठीक है, एटॉमिक मास की ही बात कर रहा है। तो चेक कर लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा जर्मेनियम, रेडियस ऑफ जर्मेनियम अपन रेडियस ऑफ बेरिलियम इसकल टू हो जाएगा 2R/R इसकल टू हो जाएगा जर्मेनियम का मास, जर्मेनियम का मास x मान लो, वही तो निकालना है, और इसका मास हो जाएगा, बेरिलियम का मास हो जाएगा 9, ही तो दिया, देखो 9 दिया है, तो 1/3, तो R से R कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, जगह नहीं है यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 इक्वल टू हो जाएगा x⁻1 9 1/3। तो क्या करो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 का क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो 2 का क्यूब हो गया इधर, ये हो जाएगा x/9, एक मिनट तुमको हो जाएगी दिक्कत यहाँ पे, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा भी जगह नहीं छोड़ा हूँ ना, चलो यहाँ बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बता देता हूँ। देखो तो क्या था हमारे पास, 2 इक्वल टू x/9, यही था ना, x/9 का 1/3, देखो क्यूब करो दोनों तरफ, तो क्यूब करोगे तो इसको भी क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द 4 टू द 4 टू द 8, 8 इक्वल टू x/9, तो 9 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 8 72, तो इसका आंसर हो जाएगा 72। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी यही बता देता हूँ, एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बताया। देखो मैंने सुबह तुम्हें बताया था कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, और वॉल्यूम ऑफ एटम का जो रेंज होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का जो रेंज होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, सुबह ही बताया हूँ। तो बस क्या पूछा है, V1/V2 पूछा है, तो 10⁻10/10⁻15 का क्यूब, इसका भी क्यूब, ये हो जाएगा 10⁻30, ये हो जाएगा 10⁻45, ऊपर जाएगा तो प्लस में 10⁻15 डी डी। तुम एक बार पॉज करके, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, तुम एक बार पॉज करके खुद सॉल्व करो तो तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सॉल्व करके मिला लो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं कैसे जल्दी से करा रहा हूँ वो देख के अपना सॉल्व कर लो, ठीक। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, ए न्यूक्लियर रप्चर्स इनटू द 2 न्यूक्लियर पार्ट्स बीच हैव देयर वेलोसिटी रेशियो। देखो वेलोसिटी दिया है 13, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो वेलोसिटी का जो रेशियो है V1/V2 इक्वल टू दिया है कितना, 2:1। व्हाट विल द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज। तो एक बात बताओ मुझे, अगर V1/V2 दिया है 2/1, तो हमको न्यूक्लियर साइज का चाहिए ना, रेशियो रेडियस का चाहिए, तो रेडियस इक्वल टू होता है R0 a⁻1/3, यानी एटॉमिक मास चाहिए हमको। तो एटॉमिक मास कहाँ से मिलता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी न्यूक्लियस है कोई भी चीज़ रप्चर होता है, फ्रेगमेंट में टूटता है, तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, यानी कि m1v1 इक्वल टू m2v2 होगा। तो m1/m2 इक्वल टू हो जाएगा v2/v1, तो v2/v1 यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि m1 जो हो जाएगा 2m2 के बराबर होगा, m1 जो हो जाएगा 2m2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो 2m2 के बराबर हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा, क्या रेडियस क्या हो जाएगा, देखो R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा A1/A2 पावर 1/3। तो A1 कितना है, मास m कितना है 2m है, और ये कितना है m है 1/3, ये खत्म। तो R1/R2 हो गया 2 1/3 इस टू 1, यानी कि 13 का C, 13 का C
13 का C, 13 का D दिया है। वेलोसिटी 2:1 हो गया। M1 V1 D ही है ना, मोमेंटम कंजर्व होगा M1 M2, M1 बाई M2 इक्वल हो जाएगा। अच्छा V2 बाई V1 होगा ना, तो V2 बाई V1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 होगा ना, यहाँ पे गलती हो, देखो 1/2 हो जाएगा, गलती हो गई यहाँ पे, देखो कुछ तो गलती होता है तभी दिक्कत होती है। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, उल्टा आ जाएगा, 1/2 हो गया। तो यानी कि M1 जो हो गया हमारा, M2 जो हो गया वो 2M1 के बराबर हो गया। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आंसर पूरा गलती आ गया। तो तुम लोग आराम से करोगे ना, तुम लोग सोच सोच के करना, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए हो जा रहा है। तो A1 कितना होगा, M2 होगा 2M, तो A1 को M मान लो, ये 2M मान लो, 1/2 मान लो, ख़त्म, 1/2 = 1/3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा D, 13 का D। क्वेश्चन नंबर 14 वही है, रेडियस निकालना है, 15 भी वही है, 16 भी वही है, तीनों तुम्हारे लिए होमवर्क है, तीनों खुद से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड वन बॉन्ड में, देखो एनर्जी दिया है कितना 10⁻⁻20 जूल, हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करते हैं 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻1/1.6, इसको कर दो 10 × नीचे भी 10 से 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.17 का, 17 का आंसर मैंने लिखा हुआ था 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतना कैलकुलेशन तो तुम लोग कर सकते हो ना, या तो खुद से कर लो या मोबाइल से कर लो, ठीक। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, देखना रिकॉर्ड हो रहा है ना उधर से। क्वेश्चन नंबर 18, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम, फिर वही है, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था, MC² होता ना, मास दिया है ग्राम, उसको कर लो केजी में, तो 0.5 × 10⁻³ C² यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा, 9 × 10⁻16 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 × 10⁻⁻4 इंटू 9 × 10⁻16, तो 45 × 10⁻12, 4.5 × 10⁻13 जूल। बस अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। बी, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेराइज विथ इंक्रीज मास, अभी तुमको सुबह बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी जो पहले क्या होती है, पहले बढ़ती है, फिर थोड़ी कांस्टेंट रहती है, फिर घटती है, ये बताया था ना। तो क्या होगी, पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मास नंबर। लाइटर निकले पहले इंक्रीज, क्योंकि ये जो छोटे वाले होते हैं, छोटे वाले जो होते हैं ना, ये लाइट, ये हमारे क्या होता है फ्यूजन करते हैं, और बड़े वाले क्या होते हैं फ्यूजन करते हैं। सुबह ही बताया था, जितना ज़रूरी था सुबह बता दिया था, सारे PYQ सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद भी तुम्हें एक्स्ट्रा थियरी अभी मैं प्रोवाइड करूँगा PDF के फॉर्म में, ठीक है। देखो कह रहा है द मास ऑफ इतना न्यूक्लियस इतना इतना लेस देन, देखो कह रहा है द मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इतना लेस देन, यानी कि 0.042 म्यू जो है वो लेस है। लेस का मतलब क्या हो गया, वो डेल्टा एम हो गया, यानी डेल्टा एम है 0.042, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ रहा है इतना, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो क्या होता है, पहले बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो, क्या होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो डेल्टा एम इंटू 931.5 ये होता है ना, तो डेल्टा एम हो गया 0.042 इंटू 931.5 अपान न्यूक्लियन करो, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है मास नंबर कर दो, 7 है ना, तो अपान 7, तो ये हो जाएगा 0.006 हो जाएगा इंटू 931.5, तो 954 यानी 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 का बी, ठीक है 20 का बी। थोड़ा शांत रहो तुम लोग, तो 20 का हो गया बी 5.6, कैसे किया मैंने 9 6 54, यानी 54 के आसपास आंसर आएगा, तो 5.6 एक मात्र आंसर है। तो एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, राउंड ऑफ करना भी तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, मास एजेड दिया है, MP NN दिया है, मास ऑफ न्यूक्लियस दिया है, देखो मास N जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट बाइंडिंग, यार बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, फिर वही होती है ZMP प्लस A-ZMN, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू C², यही होती है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी Z ऑफ MP हो गया, A-Z हमसे दिख रहा है MAZ, यही पूछ रहा है MAZ, इसी को बोलते हैं ना मास ऑफ
ए जेड जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। सुबह सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड था तो सी स्क्वायर जो है यहाँ आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी अपन सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ एन। तो यहाँ से सॉल्व कर दो तो एम एन क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ये माइनस में हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी अपन सी स्क्वायर 21 का सी, 21 का सी। ए 19 19 नीचे चले जाना, वो अकेले था तो कुछ नहीं बोल रहा था वो, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22, मास दिया है, एम पी एन दिया है, द बाइंडिंग एनर्जी मेरा, देखो बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है, डायरेक्ट मैं लगा देता हूँ माइनस एम 22 का, ये वही तो फॉर्मूला लिखा हूँ ना यहाँ पे, देखो ना ये क्या लिखा हूँ, वही तो फॉर्मूला लिखा हूँ, ये कितनी बार लिख चुका हूँ, 4-5वें बार लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला, ठीक। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी, देखो फ्यूजन पूछ रहा है ना, तो फ्यूजन कब होती है, जब मास ज़्यादा होता है, ठीक है। और फ्यूजन जब भी होती है हाई मास नंबर पे होती है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, हाई मास नंबर पे क्या होता है, डिक्रीज करता है, पहले इंक्रीज करता है लो मास पे, फिर कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीज करता है। तो डिक्रीजेज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर, 23 का डी सही है। 24 देखो, मास ऑफ प्रोटॉन इतना है एंड न्यूट्रॉन इतना है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम पूछ रहा है ना, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम क्या होगा, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इंटू म्यू में चाहिए ना बाइंडिंग एनर्जी, म्यू में दिया है तो मास जब म्यू में होता है तो 931 वाला यूज करते हैं, 931.5 सॉल्व कर दो। जेड ऑफ एम पी मास ऑफ हीलियम है ना, हीलियम, तो 2He4 में कितना प्रोटॉन भैया 2 है, तो 2 गुणे मास ऑफ प्रोटॉन 1.008 प्लस 2 न्यूट्रॉन भी होगा, 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा 4.0015, इसको सॉल्व कर लो, इंटू 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारा आंसर आएगा। 24 का आंसर कितना आ रहा है, 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे आया, तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे आया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि एम यू में दिया, एम यू में देता है तो आंसर हम लोग क्या करते हैं 931.5 से मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं, कई बार बता चुका हूँ, ठीक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। फ्यूजन, फ्यूजन के लिए क्या चाहिए, सुबह ही बताएं, फ्यूजन के लिए क्या चाहिए, लो मास वाले चाहिए, यानी कि लाइट न्यूक्लियस चाहिए, यानी कि ए, ठीक। 26 एम एन एम पी रिप्रेजेंट इतना एलिमेंट हैविंग मास एम न्यूट्रॉन जेड प्रोटॉन द करेक्ट रिलेशनशिप। मैंने सुबह ही तुम्हें कई बार बताया कि जो मास एक्सपेक्टेड होता है वो ग्रेटर देन मास ऑब्जर्व होता है, तो मास एक्सपेक्टेड क्या होता है जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, और मास ऑब्जर्व क्या होता है मास ऑफ न्यूक्लियाई होता है, तो क्या हो ये ज़्यादा होगा न्यूक्लियाई से, तो जेड ऑफ एम पी यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर 26 का ए, 26 का ए सही है, देख लो। एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज जो होती है किसके वजह से होती है, तो एक चीज़ तुम्हें मैंने दिखाई थी सुबह ही लिखवाई थी, सुबह लिखवाई थी, एक बार तुम देख भी लेना अपने जाके। 27 का डायरेक्ट आंसर बताता रहा हूँ, बी होगा, बाइंडिंग एनर्जी फ्रेगमेंट का जो होता है बाइंडिंग एनर्जी पेरेंट से ज़्यादा होता है, तो 27 का बी होगा। मॉर्निंग वाले क्लास में मैंने इस पॉइंट के रूप में लिखवाया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है फ्यूजन में, वो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है फ्रेगमेंट की जो होती है वो ज़्यादा होती है पेरेंट से, पेरेंट से, सुबह ही बताया हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ और बताई थी कि मास ऑफ जो पेरेंट होती है वो हमेशा ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट होती है, क्योंकि कुछ जो मास ऑफ पेरेंट जो होता है वो निकल के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, सुबह भी बताया था, इसकी कंसेप्ट कई बार आएंगे, ठीक। 27 28 बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किसका होता है भैया, आयरन का होता है, सुबह ही बताया था। द एनर्जी इक्विवेलेंट इन 1 एटॉमिक मास, अरे यार फिर बताओ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है ना, कितनी बार बता चुका हूँ। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस, ये देखो याद करने वाला होता है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं, बहुत पहले क्वेश्चन है 1989 का। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस का इनसाइड एटॉमिक न्यूक्लियस कितना होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको याद कर लेना, नहीं याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे अब, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन पे।
न्यूक्लियर फोर्स है बिटवीन टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इतना इतना। देखो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि शॉर्ट रेंज होता है और चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और मास इंडिपेंडेंट होता है। मास इंडिपेंडेंट होता है ये बताया था ना, बट स्पिन पे डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर स्पिन सेम है तो ज़्यादा होगा और स्पिन सेम नहीं तो कम होगा। तो चार्ज के इंडिपेंडेंट है, तो मैंने सुबह लिखवाया भी था कि प्रोटॉन देखो लगभग, ये देखो इसका मतलब होता है नियर अबाउट। नियर अबाउट नहीं होता है, पूरी तरह से बराबर होता है। जो फोर्स होगा चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो सबका फोर्स बराबर होगा। ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेज, अभी देखो शॉर्ट रेंज फोर्सेज होता है ना, तो 32 का सी शॉर्ट रेंज फोर्स। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है भैया, अल्फा पार्टिकल मतलब होता है 2He4। तो अल्फा पार्टिकल्स में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होगा 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 33 का बी, 33 का बी। 34 द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इट इंस्टेंट। देखो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन दे रहा है 2.2 इंटू 10⁹ सेकेंड। सेकेंड का मतलब ये हाफ लाइफ है, यानी टी हाफ हमारा इतना दिया है और रेट कितना दिया है 10⁻10। हमसे पूछा है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम कितने होंगे एट टाइम टी। तो हमको मालूम है क्या, dN/dt इसके सारे फॉर्म लिखा था, होता है लेमडा एन। तो लेमडा एन, और हमसे पूछा है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव, नंबर ऑफ एक्टिव माइनस लेमडा एन होता है ना, तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव जब भी निकालेंगे तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कितना बचता है, तो यही तो होता है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव जितना बचेगा रिमेनिंग यही होता है। तो हो जाएगा dN = माइनस लेमडा एन इंटू टी। टाइम भी तो निकालना पड़ेगा ना, टाइम के लिए हम लोग कहाँ निकाल सकते हैं, टी हाफ। टी हाफ यानी कि डी एन के जगह लिख सकते हो क्या, dN/dt हो सकता है 10⁻10 सेकेंड। dN/dt सॉरी dN/dt तो हमको दिया है ना यहाँ पे 10⁻10 पर सेकेंड दिया है, और लेमडा इंटू एन हमसे ये पूछ रहा है। और लेमडा का वैल्यू क्या होता है 0.693 टी हाफ, यही होता है ना लेमडा का वैल्यू। अभी लिखवाया था, कहाँ गया, देख लेते हैं एक बार, भूल जाती हैं चीज़ें यार। लेमडा का वैल्यू क्या होता है 0.693 टी हाफ, यहाँ से निकाला था, ठीक है सही है। तो 0.693 टी हाफ, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 10⁻10 लेमडा। लेमडा का वैल्यू होगा 0.693 टी हाफ का वैल्यू कितना है 2.2 इंटू 10⁻9 सेकेंड। तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 मिनट यहाँ सॉल्व करते हैं, कुछ है नहीं लेकिन देखो कितना लेंदी कैलकुलेशन कर रहा है ये। लेमडा का वैल्यू 0.693 2.2 इंटू 10⁻9 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा कैलकुलेटर से मैं कर लेता हूँ इतना, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3.17 इंटू 10⁻10। ये हुआ 10⁻10 हो जाएगा। तो 3.17, तभी तो आंसर हमारा गलत आ रहा है ना। 3.10⁻10 10⁻10 इसको देखो यार, तुम इतना लेंदी कैलकुलेशन में लेंदी हो जा रहा है, इसलिए मुझे दिक्कत होने लगती है फिर। देखो कुछ है नहीं, ठीक है, 10⁻⁻9 हो गया। तो यहाँ से तुम लोग सॉल्व कर लो, 10⁻⁻9 हो गया। इसको देखो क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, जितना भी आएगा तुम्हारा यहाँ पे बस पुट कर देना, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.17 इंटू 10⁻19। एक बार खुद से सॉल्व करके देख लेना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो तो 34 का डी, 34 का डी, 34 का डी है। तो चलो और इसको लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, इसको खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत क्या होगी, कैलकुलेटर रखो, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
कर लेना, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना, छोड़ना नहीं, जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ कर लेना रुक के। अगर मैं कैलकुलेशन में फंस जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है तुमको भी फंसना होगा, तुम भी फंसोगे कैलकुलेशन में, क्योंकि तुम पहली बार कर रहे हो। मैंने कितनी बार किया है, उसके बाद भी अगर मैं फंस जा रहा हूँ तो तुमको भी फंसना पड़ेगा, तुम भी फंस रहे होगे। तो जाहिर सी बात है तुम एक बार खुद से कर लो, उसके बाद ये करो, ठीक है। चलो 35, फॉर ए रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट इफ इनिशियल देर है 600 नंबर। देखो क्या पूछ रहा है यार, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। फॉर ए रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ, देखो टी हाफ कितना दिया है 10 मिनट, इनिशियल एन नॉट कितना था 600 है, टाइम बता दो डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियस, यानी कि जब 450 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गए तो टाइम कितना होगा। तो जब 450 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 150 बचेगा ना, 600 में से 450 कितना बचा 150, तो वही पूछा है। तो क्या होता है एन टी इजकल टू एन नॉट 1/2 पे पावर एन, सॉल्व कर दो। एन टी कितना है, टाइम टी पे कितना है 150 है, इनिशियल था 600। अगर एन टी को तुमने 450 रखा गलत हो जाएगा, क्योंकि 450 नहीं है, कह रहा है डिग्रेड, मतलब 450 न्यूक्लियस खत्म हो गया, तो 150 बचा ना, सॉल्व कर दो। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 पे पावर एन, तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1/2 पे पावर एन, एन का वैल्यू हो गया 2, ठीक। तो एन का वैल्यू हो गया 2, तो एन इजकल टू क्या होता है टोटल टाइम अपन टी हाफ, तो हो गया ये 2 इंटू टी हाफ कितना है 10 मिनट, तो टोटल टाइम आ गया हमारे पास 20 मिनट, 20 मिनट। 35 का है, कुछ करना नहीं था। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाता है 1/8, तो इसको 1/2 का क्यूब लिख सकते हो, और वहाँ पे 1/2 का एन होता है, एन के इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर पावर बराबर होता है ना, वही सेम चीज़ है, कंसेप्ट है बस। चलो आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, देखो कह रहा है रेडियो एक्टिव मटेरियल ए है और एक बी है, ए का डीके कांस्टेंट 8 लेमडा है, बी का लेमडा है, इनिशियली सेम नंबर था, आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी, यानी कि बी इज टू ए का रेशियो कितना आ जाए 1/e, तो हमको मालूम है एन इक्वल टू क्या होता है एन नॉट टी टू पावर माइनस लेमडा टी, यही तो मैंने बताया था तुम्हें। तो पहले के इक्वेशन में, तो इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस 8 लेमडा टी, लेमडा वैल्यू कितना है 8 लेमडा ना, और दूसरा हो जाएगा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, क्योंकि दूसरा लेमडा है, ठीक। कह रहा है कि इनका जो रेशियो है 1 बी इज टू ए का जो रेशियो है 1/e आ जाए, तो बी इज टू ए लिखो पहले, रेशियो नंबर बी, यानी कि बी और ए, तो एन बी अपान एन ए हो जाएगा तुम्हारे पास, ये ख़त्म हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ई टू द पावर माइनस 8 लेमडा टी, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लेमडा टी प्लस 8 लेमडा टी, ये होगा ना, हाँ। और इसका रेशियो कितना दे रहा है कि 1/e हो जाए, 1/e हो जाए, तो ई टू द पावर माइनस 1 इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ई टू द पावर प्लस में 7 लेमडा टी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से -1 इक्वल टू 7 लेमडा टी हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा -1/7 लेमडा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो यहाँ पे तुम क्वेश्चन देखोगे ये क्वेश्चन ही तुम्हारा गलत है। यहाँ पे इसका अगर माइनस होता तब सही होता, -1/7 लेमडा, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव में होता नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही जिसने बनाया था उसने गलत फ्रेम किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया ना, ये 37 पे आ जाओ। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव, देखो टी हाफ कितना दिया है बाबू 30 मिनट दिया है। द टाइम टेकन बिटवीन 40% डी के एंड 85% डी के ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देखो पहले मान लो एन नॉट था, जैसे 40% डी के होगा कितना हो जाएगा वो 0.6 एन नॉट बचेगा ना, अरे 40% खत्म हो गया तो 0.6 एन नॉट बचेगा। दूसरा पहले एन नॉट था 85% खत्म हो गया, ये बचेगा 0.15 एन नॉट। अरे 85% अगर डिग्रेड हो गया तो कितना बचता है 85% डिग्रेड हो गया तो 0.15% तो बचेगा। तो 37 का आंसर देख लेते हम लोग, क्या लिखा है, कहाँ 37 का लिखा ही नहीं मैंने, तो सॉल्व कर लो अब, क्या हो जाएगा n1/n2 इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 का पावर n होता है ना, तो n1 कितना था 0.6 था, 0.6/0.15 एन नॉट से नॉट कट जाएगा 1/2 का पावर n,
0.6 अपॉन 0.15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 अपॉन 0.15, 1/2 है ना ये, तो 1/2 इसको कट करना हो तुम्हें N2/N1 कर दो, N2/N1 करोगे तो ये हो जाएगा 0.15 अपॉन 0.6 इक्वल टू 1/2 पावर n। ये कटेगा लगभग 15 से 90, 0.15 अपॉन 6, 1/4, 0.15 अपॉन ये 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 पे पावर n। यहाँ से 1/2 का स्क्वायर लिखो, 1/2 पे पावर n, n का वैल्यू हो गया 2, n का वैल्यू हो गया 2, तो n का वैल्यू क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, टोटल टाइम अपन टी हाफ, तो n इंटू टी हाफ कर दो, टाइम हमारा आ जाएगा, n कितना है 2 है, टी हाफ कितना है 30 मिनट है, यानी कि 60 मिनट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस इज ए गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको, ठीक है। 37 का डी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होगी भी नहीं। 37 का डी। 38 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डीकेज अटैच्ड टू 2 न्यूक्लियस ऑफ थोरियम एंड हीलियम। तो एक चीज़ देखना कि थोरियम एंड हीलियम, तो अभी मैंने फिर तुम्हें सुबह बताया था कि 38 है ना, एक थोरियम है एक हीलियम है, मास किसका ज़्यादा है, मास इसका ज़्यादा है, तो मास इसका ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन में काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, एटम में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, लेकिन न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन में काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। सुबह ही बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, जो 25 मिनट की सीरीज थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास किसका ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, हीलियम का ज़्यादा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी थोरियम से। तो हीलियम हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम। 38 का सी, 38 का सी लिखा हूँ, लिखा मैं 38 का सी, ठीक है। 39 का देखो, ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूँ एनर्जी का, बाकी सारे क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, ठीक है। देखो बाइंडिंग एनर्जी इतना इतना दिया है, पर न्यूक्लियन दिया है, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, किसका, लिथियम का कितना दिया है 5.6, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा 5.6 अपॉन न्यूक्लियन, न्यूक्लियन कितना है 7 है ना इसमें, 7, तो 7 छः 42 का 2, 7 चुको 7 5 35 4 39, लगभग 39.2। दूसरे का बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा 7.06 इंटू 4, तो 7.6, तो 7 चौको 28, लगभग 30 के बराबर इसका आ जाएगा, दूसरे वाले का लगभग 30 के बराबर है ना, 28.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहाँ से, मैंने तुमको सुबह ही बोला था कम से कम हीलियम का और ड्यूट्रॉन का याद रखो, सुबह ही बोला था ना। तो हीलियम का 28.24, हमसे पूछ रहा है क्यू, क्यू क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट देखो 2 हीलियम है, यानी 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हाइड्रोजन का तो कुछ होता नहीं, हाइड्रोजन का खत्म होता है ना, तो लिथियम कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम, तो कर लेते हैं। 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम कितना आता है यहाँ पे 39.2, नहीं 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 नहीं, देखो 2 इंटू 28.24 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम कितना है 39.2, तो 28 दूना 56, 56 माइनस 4 लगभग 2620 के करीब में आंसर इसका आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना, दो दो अट्ठे 28 दूना 56 और ये 39, 56, 28 दूना 56, 56 में 40, 16, लगभग 16 के करीब में आंसर आएगा। 39 का डी, 39 का डी, ठीक है। इसको तुम्हें अच्छे तुम समझ गए होगे। इसके बाद मैं कोई बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सब तुम होमवर्क में करोगे क्योंकि लगभग 7-8 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ सेम कंसेप्ट के। चलो ये देखो क्या लिखा है, रेडियो आइसोटोप एक्स है विथ हाफ लाइफ 1.4, ये देखो इसको सफ़ेद से करता हूँ, 40 नंबर, हाफ लाइफ कितना है टी हाफ 1.4 इंटू 10⁹ ईयर है। सैंपल है ऑफ द रॉक डी के x:y का रेशियो है 1:7। मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था x:y हो, कुछ भी पूछे तो n/n0 करके 1/8 उसको कर सकते हो, तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर मान लो x से y में था, तो ये मान लो x था तो ये 0 था, ये 0 हो गया तो लगभग x हो जाएगा ना n, नहीं 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 ऐसे मत करो, n0 से बताता हूँ तुम्हें। देखो मान लो कोई चीज़ x से y में गया तो ये n0 था तो ये 0 था, ये n0 माइनस x होगा तो ये x बचेगा ना, जितना इधर से टूट के घटेगा उतना यहाँ बनेगा। अब इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे होगा। तो n0 माइनस एक्स अपान एक्स
इसी का रेशियो हमको क्या दिया 1/7 दिया है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 7/8 एन नॉट आएगा। एक्स का वैल्यू 7/8 एन नॉट। तो इसका ट्रिक क्या होता है, हमको मालूम है एन इजकल टू होता है एन नॉट, एक मिनट, हमको मालूम है कि एन अपॉन एन नॉट इजकल टू होता है 1/2 तो जितना भी रेशियो दिया हो x/y अगर मान लो 1:7 दिया है तो n अपॉन एन नॉट को तुम 1/8 लिख दो, नीचे वाले को +1 कर दो। जैसे यहाँ पर भी दिया है 1:7, ये होमवर्क में ले लो, तो इसको लिख देना 1/8, यानी n अपॉन एन नॉट आ गया 1/8। ठीक, अब सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये होगा 1/8 इजकल टू 1/2 तो 1/2 का क्यूब इजकल टू 1/2 n का वैल्यू आ गया 3। और हमको मालूम है कि n जो होता है क्या होता है टोटल टाइम अपन टी हाफ के बराबर होता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3 इंटू टी हाफ कितना है भैया 1.4 इंटू 10⁻9, 14×42 4.2 इंटू 10⁻9 सी 40 का सी। तो वही सेम क्वेश्चन ये है 1/8 करके देखो, इसको कर देना क्या 1/8, तो 1/2 का n होगा, ये भी n का वैल्यू 3 आएगा, तो 3 आएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू हाफ लाइफ कितना 20 यानी कि 60 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। तो हमसे पूछा क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे ज़्यादा गामा, फिर बीटा, फिर ये अल्फा, इंक्रीजिंग ऑर्डर अल्फा बीटा गामा, यानी कि ये सॉरी बी, ये बी। और आयनाइजिंग पावर पूछेगा तो क्या होता है, आयनाइजिंग पावर क्या होता है अल्फा का सबसे ज़्यादा, फिर बीटा का, गामा का सबसे कम होता है, कई बार बता चुका हूँ। ये मिक्सर कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियोएक्टिव मटेरियल A1 A2, देखो A1 है A2 है, इसका टी हाफ कितना है 20 सेकेंड है, इसका है 10 सेकेंड। इनिशियली मिक्सर के पास 40, इसके पास इनिशियल 40 ग्राम था, इसके पास 160 ग्राम था। अमाउंट ऑफ 2 कब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो लगाओ ना अपना फार्मूला n इजकल टू एन नॉट 1/2 पहले के लिए लगा दो, n कितना था पहले, ये तो बराबर करना है, इसको लिखो एन नॉट कह लेता 40 था 1/2 n हमारा कितना था टोटल टाइम मान लो, टाइम ही तो पूछा है, अपन टी हाफ कितना है, एन का वैल्यू क्या था टोटल टाइम अपन टी हाफ, तो टी हाफ पहले का कितना है भैया 20 सेकेंड। दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का यहाँ लिख देता हूँ 160 1/2 और ये दोनों क्या है बराबर, ये तो पूछा है, तो सॉल्व कर दो 40 इजकल टू 1/2 T/20 इजकल टू 160 1/2 40 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 1/2 T/20 माइनस T/10, यही होगा ना। अरे ये जो है 1T/10 है, ठीक है, इसको इधर लाओगे तो ये हमारा डिवीजन में आ जाएगा, ये 1/2 T/T अपान जो 10 है इधर आएगा T/20 1/2 T/10 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 1/2 T 1/20 माइनस T 1/10, वही तो मैंने लिखा है, इजिकल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 4। कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्व कर लो अब इसको। तो T/20 माइनस T/10 कितना होता है, ये 4 को तुम लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर हो गया ना, हमको ऐसे करना चाहिए था, इधर से इधर करना चाहिए था, तभी जाके सही होता, क्योंकि देखो अभी यहाँ से तुम्हारी चीज़ें थोड़ी सी कंसेप्चुअल हो जाएंगी, थोड़ी सी गलती होना स्टार्ट होंगी, बट मैं बता देता हूँ। तो 1/2 का स्क्वायर कुछ होगा नहीं, इसको अगर उल्टा करोगे 2 का स्क्वायर T10 माइनस T20 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर T10, यानी कि हमको जो है इसको यहाँ पे हमारा बेस 2 है, अगर यहाँ पर भी बेस 2 आ जाए तो हमारा ऊपर का पावर सेम हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग रिवर्स करते हैं 1/2 को, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से समझना, अगर 2 को रिवर्स करूँगा तो ये वाला डाटा रिवर्स हो जाएगा आपस में, तो T/10 माइनस T/20 इजकल टू 2/2, 2 सेम है, 2 इजकल टू T/10 माइनस T/20, इसको सॉल्व कर दोगे तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 40 सेकेंड, यानी ये हमारा हो जाएगा डी 43 का डी। समझ में मुझे लगता है तुम्हें आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन था।
क्योंकि तुम्हें कंपेयर करना था, कैसे करना था मैंने सिखा दिया। 1/2 था, ऊपर ले, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस नीचे अगर होता तो ऊपर जाता तो माइनस हो जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे अगर 1/2 था तो 1/2 को अगर ऊपर ले जाओगे 2 करोगे, यानी इसको चेंज कर रहे हो तो ऊपर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी दूसरा वाला पहला हो जाएगा, पहला वाला दूसरा हो जाएगा। ये सब बेसिक मैथ है, प्रैक्टिस से ही सीखोगे, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। देखो, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इतना 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 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है टी हाफ कितना दिया है, 50 डेज। हमसे पूछ रहा है कि T2 माइनस T1 बता दो कब। T2 क्या है, जब 2/3 डी के हो गया है, और T1 क्या है, 1/3 जब डी के हो गया। तो एक चीज़ बताओ, जब 2/3 डी के हो जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 1/3 एन नॉट बचेगा ना। मान लो पहले इनिशियल एन नॉट था, उसमें से 2/3 खत्म हो गया तो 1/3 एन नॉट। ये दूसरा वाला क्या है, T1 क्या है, 2/3 एन नॉट बचेगा। ये हमारा बेसिक पहले कंसेप्ट हो गया। अब हम लगाएंगे इस पर क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एन एट टी इजकल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो एन एट टी, T2 माइनस T1 चाहिए ना, तो पहले T2 लिखो। तो कितना बचा है, 1/3 एन नॉट इजकल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा T2 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2/3 एन नॉट इतना बचा है इजकल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा T1। हमें क्या करना है, घटाना है, तो पहले डिवाइड करो, ये खत्म हो जाएगा, ये इधर 3 से 3 खत्म हो जाए, 3 से नहीं 3 टू 6, 3/3 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू एन नॉट से एन नॉट खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास ई पावर माइनस लेमडा, कॉमन हो जाएगा T2 माइनस T1, यही तो होगा ना, 1/2 देख लेते हैं, 1/2 माइनस T2 लेमडा, हाँ सही है। अब देखो, अब तुम सोचोगे इसको कहाँ से सॉल्व करूँ, तो मैंने एक चीज़ तुम्हें सुबह बताई थी, एलन वगैरह का वैल्यू तुमको सीखना पड़ेगा। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 1/2 है ना एलन, तो इसको अगर तुम LN2 करोगे, यानी इसको रिवर्स तुमने कर दिया, तो ये जो पूरा टर्म होता है वो बस माइनस साइन हट जाता है, तो लेमडा T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो T2 माइनस T1 इक्वल हो जाएगा LN2 बाई, ये हुआ ना LN2 बाई लेमडा। तो 44 का आंसर कितना हो गया, LN2 बाई लेमडा, LN2 बाई यहाँ हो ना, LN2 बाई लेमडा, और LN2 बाई लेमडा ये तो हमारा क्या होता है, टी हाफ होता है। तो टी हाफ कितना दिया है, 50 डेज, तो इसका आंसर ही हो जाएगा 50 डेज। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। बस तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी थी, कहीं पर भी 1/2 है, जैसे मान लो दिया है 1/10, तो इसको अगर तुम LN10 रखोगे, ठीक है, अगर इसको LN10 में कन्वर्ट करोगे तो ई के पावर जितना भी, जैसे मान लो ई के पावर माइनस में 50 था तो वो हो जाएगा +50, बस। ई पे पावर पहले से +60 था तो वो हो जाएगा -60, तो उसको इक्वेट करते हैं। और सुबह मैंने सब कुछ बता दिया कि 1/E का वैल्यू कितना होता है, LN का वैल्यू कितना होता है। सुबह मैंने वहाँ पे जो फॉर्मूला कराया था 25 मिनट सीरीज, तो वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया था। तो अब लेंदी लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको अच्छे से हम लोग करेंगे टाइम देके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, देखो क्वेश्चन नंबर 46 करने के लिए तुम्हारे पास कुछ कंसेप्ट होने चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। 46 का आंसर वैसे बी आएगा, याद है मुझे, फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कैसे होगा। देखो 46 के लिए आंसर मैंने लिख के रखा है ताकि मुझे बार बार सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। देखो, रिक्वायर एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी पूछा तो एनर्जी कंसेप्ट लगाओ। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी म्यू है एंड न्यूक्लियस रिक्वायर्स है, तो फ्रीक्वेंसी म्यू है तो उसके लिए हमको मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, देखो एम बी इक्वल टू होता है एच म्यू, वेलोसिटी हो जाएगा एच म्यू अपॉन एम, इसी को यहाँ पुट कर देंगे, हाफ इंटू एम, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम से एम खत्म हो, एक बचेगा, यानी एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 2m, क्या हो गया हमारे पास। और सी का स्क्वायर तो होगा ही होगा, क्योंकि ये होता है एच अपन सी लेमडा होता है ना, एच म्यू अपन सी एम होता है, यहाँ पे एच म्यू अपन एम होता है ना वेलोसिटी। 46 का बी दिया ना, 46 का ये एच म्यू अपन सी होता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि नीचे होगा सी स्क्वायर 2m सी स्क्वायर, बी होगा। समझ में आएगा ना कैसे क्या हूँ।
बस हाफ एम बी स्क्वायर हमसे पूछा क्या था, रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी पूछा, हमने हाफ एम बी स्क्वायर लिखा था। हमने देखा एच स्क्वायर फ्रीक्वेंसी वगैरह यानी एनर्जी के हमको कहाँ से लाना पड़ेगा, एनर्जी इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी होता है, वहाँ से लाओ। मोमेंटम होता है ना एच म्यू अपॉन सी, मोमेंटम क्या होता है, एच म्यू अपॉन सी तो होता है, इक्वल टू एच अपॉन लेमडा होता है। पूरा तो बताया था तुम्हें डुअल नेचर में, वही सारा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, भूल जाओगे लास्ट में। कह रहा है एम है, एक्स है, एन है, वन अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल जब डीके होता है तो मास नंबर 4 से घटता है और ये जो एन है 2 से घटेगा, m-4 n-2। और दो बीटा माइनस में क्या होता है, मास नंबर सेम रहता है, मास नंबर सेम रहता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक बढ़ जाता है। बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक बढ़ता है और बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर एक घटता है, मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये m-4 ही रह जाएगा, ये n-2 + 2 का खत्म हो जाएगा, यानी m-4 उधर, यहाँ n ही रहेगा, m-4 n, m-4 n, 47 का सी, 47 का सी। ठीक, आगे बढ़ो। 48, ये देखो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो इसको होता है छोड़ना, इसको छोड़ना होता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी है, क्यू है, स्टेबल है, टाइम टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 4n0 है, ये n0 है। हाफ लाइफ कितना दिया है इसका, 1 मिनट दिया है, इसका दिया है 2 मिनट। इनिशियली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं था, इनिशियली कुछ नहीं था ना। तो हमको कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या पी एंड क्यू आर इक्वल। कह रहा है कि जब पी और क्यू के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल हो गए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर, यानी कि प्रोडक्ट पी और क्यू, पी से आर बन रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है पी से कन्वर्जन टू द आर, वही बन रहा है। तो पूछ रहा है कितना होगा, तो कुछ मत करो, अपना लगाओ फार्मूला, 4n0 इक्वल टू n0 1/2 पे पावर n, n का वैल्यू कितना रखोगे, टाइम अपॉन 1 मिनट, टी हाफ, इसका लिखोगे n0 इक्वल टू n0 1/2 टाइम अपॉन 2 मिनट, यही तो लिखोगे। उसको इसको सॉल्व कर लो, तो ये डिवाइड करो, ये खत्म, ये खत्म, ये हो जाएगा 4 1/2 टी माइनस टी अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लो तो t इक्वल टू हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा ना 2 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो क्या, 2 का स्क्वायर, और ये 1/2 है, t माइनस टी अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 ऊपर ले जाओ इधर 2, हाँ, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको एक्सचेंज करोगे तो क्या मैंने बोला था, ऊपर नीचे हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2t/2 हो गया, t माइनस टी बाई टी, 2t/t, तो 2 इक्वल टू t/t, t इक्वल टू हो जाएगा 4, t इक्वल टू हमारे पास आ गया 4, कितना मिनट में है, मिनट, यानी टोटल टाइम हमको लग गया 4 मिनट। तो हमसे बस इतना ध्यान रखना कि 4 मिनट के बाद t इक्वल टू 4 पे कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पी एंड क्यू आर इक्वल द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर, हमसे आर पूछ रहा है, आर का रेशियो पूछ रहा है, आर का रेशियो पूछ रहा है, तो आर कितना होगा, तो देखो टी इक्वल टू 4 मिनट है ना, तो पहले निकाल लो कितना बचेगा टी इक्वल टू 4 पे, तो एन इक्वल टू n0, इससे निकाल लेते हैं क्यू से, एन इक्वल टू n0 1/2 टी पावर 2, तो n0 1/2, टी कितना है 4 मिनट है, अपॉन 2, 2 से 2 खत्म, यानी कि n0/4, यानी कि यही अगर p से भी निकालोगे तब भी n0/4 ही आएगा, यानी कि n0/4 जो है हमारे पास नंबर ऑफ क्या है उतना खत्म, n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ रिमेनिंग, कितना बचा है, तो n0/4 बचा है, और हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रोडक्ट बने, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट का होगा। तो अगर n0/4 बचा है तो कितना प्रोडक्ट बना होगा, n0 माइनस n0/4, यही तो प्रोडक्ट बना होगा, यानी 3n0/4 ये हमारा बना होगा प्रोडक्ट, किसका, एक का बनेगा ना, n0/4 3n0/4, तो n0 आंसर कितना आ गया इसका, ये हमारा 2 का हो गया ना, q n0 था इनिशियल, p हमारा इनिशियल कितना था 4n0 माइनस n0/4, कितना था 4n0 था ना, 400 माइनस n0/4, तो ये हो जाएगा 4 4 16n0 माइनस 1 यानी 15n0/4, तो इतना हमारा हो गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ, दोनों जोड़ने पे कितना आ रहा है, लास्ट आंसर 9n0/2, इतना प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल अगर बच्चा रहेगा तो यहीं से आके टी इक्वल टू 4 करके ये n0/4 करके आंसर लगा देगा, दोनों को जोड़ करके 2n0 करके आंसर लगा के कंप्लीट कर देगा, गलत कर देगा।
लेकिन पूछा क्या है, आर पूछा हमसे, प्रोडक्ट पूछा है। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, अगर n0/4 रिमेनिंग है मतलब बचा हुआ है, तो प्रोडक्ट कितना बन गया, यानी 3n0/4। अगर पहले n0 था, n0/4 बचा हुआ है, तो 3n0/4 क्या हो गया, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तभी तो होगा ये। तो टोटल प्रोडक्ट पूछा, हमने निकाल दिया। लेंदी क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन एग्जाम में अगर आगे छोड़ना होता है, लास्ट में टाइम बचे तब करना होता है, ठीक है। बहुत लेंदी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आएंगे। 49 द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज n0। n0 इक्वल टू कितना दिया है, n0 पर मिनट दिया है, एक्टिविटी है, t इक्वल टू 0 पे, और n0/e है, t इक्वल टू 5 पे। तो सबका फॉर्मूला क्या होता है, n0 इक्वल टू n0 e पावर लैम्डा 2। तो t इक्वल टू 0 पे हो गया, t इक्वल टू 5 पे क्या होगा, n0/e इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू 5। अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको कर लो, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा e पे पावर -1, e पे पावर -1 इक्वल टू e पे पावर -5 लैम्डा। तो 5 लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1/5। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाता है। और हमसे पूछ रहा है क्या, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताओ तो, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693/लैम्डा ln 2/लैम्डा लॉग बेस 10 लॉग बेस e 2/लैम्डा हो जाएगा, या लॉग बेस 10 रखोगे तो 2.303/लैम्डा, इतना फॉर्मूला होता है। तो देख लो, लॉग बेस ई के टर्म में दिया है तो चेंज कर लो, टी हाफ इक्वल टू लॉग बेस ई 2 टू द पावर लैम्डा कितना आ गया, 1/5, 5 चला जाएगा ऊपर, यानी 5 लॉग बेस ई 2, यानी कि 59 का डी, 49 का डी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। द डी के कांस्टेंट ऑफ रेडियो आइसोटोप इज लेमडा। डी के कांस्टेंट क्या दिया, लेमडा दिया है। A1 जो है T1 पे एक्टिविटी है, A2 जो है T2 पे एक्टिविटी है। तो कह रहा है कि नंबर कितना डिकेड होगा, तो हमको मालूम है क्या, A1 इक्वल टू होता है लेमडा n1, T1 में T2 पूछ रहा है, A2 इक्वल टू क्या होता है, लेमडा n2 होता है, ठीक है। तो n1 माइनस n2 कर दो यहाँ से, n1 माइनस n2 क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 अपॉन लेमडा, ये तो पूछ रहा है हमसे। तो 50 का C सही है। अरे A1 निकाल दिया, A2 निकाल दिया, A1 माइनस A2 के टर्म में आंसर देना था, n निकाल दिया। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो पूछ रहा है, देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टाइम नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछ रहा है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, यही सॉल्व कर देते इसको। देखो जेड में Z+1 हो गया, यानी जेड से Z+1 हो गया, यानी एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा, यानी क्या है, बीटा माइनस डी के है। तो पहला का आंसर बीटा, ठीक। दूसरा ए से A-4 हो गया, ए से A-4 होने का मतलब हो गया अल्फा डी के, यानी पहला बीटा दूसरा अल्फा। आंसर मिला लो, पहला बीटा दूसरा अल्फा, गामा हो जाएगा। तीसरा गामा में कुछ भी चेंज नहीं होता, गामा में ना मास नंबर चेंज होता ना एटॉमिक नंबर, सुबह बताया था, ठीक। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ट्वाइस। देखो जो दो बीटा पार्टिकल्स हैं निकलना है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स ट्वाइस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी अगर एक अल्फा पार्टिकल है तो दो बीटा पार्टिकल रिमूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का मैंने लिखा नहीं है, 51 लिखा नहीं है, 52 भी नहीं लिखा। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मान लो जेड है, सपोज करो ये क्या है, जेड है, ए है, एक्स ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, दो बीटा पार्टिकल हुआ, कुछ भी ना दिया हो, मैंने क्या बोला था, अगर बीटा पार्टिकल में बीटा प्लस बीटा माइनस नहीं दिया तो बीटा माइनस मांग चलते हैं। तो हो जाएगा ये ए जेड और x-2। मास नंबर पे चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर माइनस है तो दो हो जाएगा ना, बीटा माइनस में दो जोड़, मतलब बीटा माइनस में एक जोड़ते हैं एटॉमिक नंबर में, बीटा प्लस में एक घटाते हैं। यहाँ से क्या बोला, अल्फा पार्टिकल, ये दो बीटा था, एक अल्फा पार्टिकल डी के हुआ, अल्फा में हो जाएगा A-4/Z, और ये इसमें दो हमारा कम हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। अल्फा मतलब क्या होता है, दो ये घटा दो, एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर। तो ये देखो ये भी x है, ये भी x है, यानी कि क्या हुआ, एटॉमिक नंबर हमारा क्या सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या होता है बताओ, आइसोटोप, बाउंड का सी। ये क्वेश्चन देखो, दो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, x1 है, x2 है, डी के कांस्टेंट इसका 5 लेमडा है, इसका लेमडा है। अगर इनिशियली दे हैव द नंबर न्यूक्लियाई इतना सेम है, रेशियो देखो कुछ नहीं है यार, n इक्वल टू n0 टू पावर माइनस लेमडा टी। तो पहला लिखो, पहला इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, n इक्वल टू
एन नॉट ई टू द पावर माइनस 5 लेमडा टी, 5 लेमडा है। दूसरा इक्वेशन बनाओ, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। हमसे कह रहा है कि इनिशियली सेम नंबर है तो रेशियो ऑफ नंबर न्यूक्लियाई यानी N1 N2 इसका रेशियो कितना आ जाए 1/E, तो 1/E कर दो, इसको टू खत्म हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 5 लेमडा टी। ये माइनस लेमडा टी ऊपर जाएगा तो माइनस में माइनस लेमडा टी क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 5 लेमडा टी प्लस लेमडा टी, यानी ई टू द पावर माइनस 4 लेमडा टी हो जाएगा। ये ई टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 इजकल टू माइनस 4 लेमडा टी, ये खत्म तो टी इजकल टू हो जाएगा 1/4 लेमडा। 53 का है, 53 का कैसे किया हूँ तुमने देख लेगा, तीसरी चौथी बार करा रहा हूँ, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 तुम खुद करोगे क्योंकि यहाँ पे बस 1/E² दे दिया है, तो 1/E का मैंने बता दिया, 1/E² वहाँ पर रख के पुट कर लेना, ई टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये उससे बैलेंस कर लेना। इन रेडियो एक्टिव डीके द प्रोसेस द नेगेटिवली चार्ज इमिटेड बीटा पार्टिकल्स आर, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो किससे, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन 55 का बी। इलेक्ट्रॉन जो होता है कोलिजन की वजह से, क्योंकि बीटा निगेटिव में क्या होता है, बीटा देखो बीटा पॉजिटिव भी होता है, बीटा माइनस भी होता है, वहाँ पे तुमने देखा वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो किसके वजह से निकल रहा है, कोलिजन की वजह से तो निकल रहा है, तो हो जाएगा 55 का बी। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 55 तक हो गया हमारा, 56 पे आते हैं। देखो कह रहा है इन रेडियो एक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी ऑफ T1, देखो टाइम T1 पे एक्टिविटी R1 है, टाइम T2 पे R2 है, अगर डी के कांस्टेंट क्या है हमारा लेमडा है, पढ़ा लिया तो बताइए। तो देखो डी के कांस्टेंट अगर लेमडा है तो 31 मिनट का हो गया, डी के कांस्टेंट हमारा लेमडा है, तो हमसे पूछ रहा है कि R1 R2 में रिलेशन क्या होता है, लिखो ना R1 इक्वल टू क्या होता है R0 ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, R2 इक्वल टू R0 ई टू द पावर माइनस लेमडा T2, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ई टू द पावर माइनस लेमडा T1, ये प्लस लेमडा T2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ से लिख सकते हो ई लेमडा कॉमन ले लो, माइनस लेमडा अगर कॉमन ले लो तो T1 माइनस T2 R1/R2, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा R2 ई टू द पावर माइनस लेमडा T1 माइनस T2, कोई दिक्कत, R2 ई टू पावर माइनस लेमडा T1 माइनस T2 56 का बी सही है। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक कंसेप्ट होता है ए इजकल टू ए नॉट ई टू पावर लेमडा टी एक्टिविटी हो गया, एन इजकल टू एन नॉट ई टू पावर लेमडा टी नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई हो गया, और आर इजकल टू आर नॉट ई टू पावर लेमडा टी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एम इजकल टू एम नॉट ई टू पावर मास लेमडा टी ये यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, मास में भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है। कह रहा है इन द रिएक्शन इतना इतना इतना, इसका दिया है ए, इसका दिया है बी, इसका दिया है सी, कह रहा है एनर्जी, तो बताओ ना भैया एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट में क्या है सी दिया है, इसका सी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा ए प्लस बी का, तो हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी, एनर्जी हो गया सी माइनस ए माइनस बी, यानी कि 57 का सी, कोई दिक्कत नहीं है। 58 का बस तुम्हारे लिए होमवर्क है, कुछ पूछा नहीं है, एन इजकल टू एन नॉट 1/2 पावर एन करके सॉल्व कर देना, 100 ग्राम था लास्ट में 25 ग्राम बचा है। ये देखो कह रहा है एट ए रेडियो एक्टिव सैंपल, कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 59 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। मास दिया है 10 ग्राम, कह रहा है कि उसका मास 10 ग्राम है, अप्रॉक्सीमेट मास कितना बचेगा 2 मीन लाइफ्स के बाद, एक मीन लाइफ्स में 63% का डीके होता है, ठीक है, यानी एक मीन में अगर पहले एम नॉट होगा तो वो अब हो जाएगा 63 डीके हो गया, तो कितना हो गया 0.37 एम नॉट बचता है, यही बचता है ना, कॉन्सेप्ट होता है भैया सुबह। हाफ लाइफ में कितना डीके होता है 50% डीके होता है, यहाँ पे 63% डीके होता है, तो एक हाफ लाइफ में 0.37 बचेगा, फिर दूसरे हाफ लाइफ में भी 0.37 में से एम नॉट में से कुछ घटा देंगे तो वो हो जाएगा, तो ये देख लेते हैं 10 ग्राम था, एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, ऐसे मतलब यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, अपना सीधे जो फॉर्मूला होता है वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या टी, टाइम चाहिए ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है
टाइम इक्वल टू होता है 2 इंटू टाउ, इक्वल टू होता है 2 इंटू 1/λ। टाइम 2 टाउ क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 2 मीन लाइफ, तो 2 टाउ हो गया 2 इंटू 1/λ। अब तुम्हें चाहिए होगा लेमडा, लेमडा कहाँ से निकालोगे, मास दिया हुआ है तो यहाँ से निकालो m इक्वल टू m0 इंटू पावर माइनस लेमडा टी। मास कितना दिया है 10, पहले कितना था 10 हो गया 10 ई पावर माइनस लेमडा इंटू टी, टाइम कितना दिया है 2/λ, लेमडा से लेमडा खत्म, ये हो जाएगा 10 ई टू द पावर माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा 10 ई का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 1/e का वैल्यू होता है 0.37, सुबह ही बताया हूँ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 0.37 इंटू 0.37, तो 10 इंटू 0.37 इंटू 0.37 का वैल्यू हो जाएगा कितना, लगभग हो जाएगा 10 इंटू 0.37 1.36 1.36 1.36, तो 1.3 इसका 1.36 आंसर होगा, यानी कि 1.35। कुछ करना नहीं था हमें, बस अपना कंसेप्ट निकालना था। यहाँ से मास कितना होगा, मास निकालना था ना मुझे, कितना मास बचा, तो मैंने अभी बताया था m इक्वल टू m0 e टू पावर माइनस लेमडा टी, कहीं भी लगा सकते हो। तो सॉल्व कर दिया, जो जो वैल्यू दिया था उसको मैंने पुट किया, आंसर आया, ये हमारा आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ यहाँ से भी कर सकते थे, 10 ग्राम था, एक मीन लाइफ के बाद कितना बचता 0.37 ऑफ 10 ग्राम, यही तो बचता, यानी 3.7 बचता। उसके बाद इसका क्या बचता 3.7 ग्राम का, फिर 37% बचता, तो 37/100 इंटू 3.7, तो अगर यहाँ से भी करोगे तो लगभग उतना ही आंसर आना चाहिए। देख लो, कर लेते हैं, 37 37 7 7 49 7 21 21 4 25, तो 259 इधर, और 3 7 21 3 3 9 2 11 9 5 1 6 2 1 3 1 3, देखो 1.35 यहाँ पे भी आंसर आएगा, वही सेम आंसर आया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हाफ लाइफ में क्या होता है 50% डी के हो जाता है, 50% बचता है। मीन लाइफ में क्या होता है 63% डी के हो जाता है, 37% बचता है। तो एक मीन लाइफ के बाद 0.37 बचेगा, दूसरे मीन लाइफ के बाद और उसका 0.37 हो जाएगा, ऐसे लगाते हैं उसको। सुबह बताया कॉन्सेप्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। देखो जेड एक्स है, जेड से जेड प्लस ए हो गया, तो जेड प्लस ए हो गया, मतलब एक बढ़ गया, एक बढ़ने का मतलब क्या हुआ बीटा माइनस डी के हो रहा है, तो यानी बीटा डी के हो रहा है। ठीक है, 60 वाला फिर वही सारा क्वेश्चन है, इक्वल टू n0 1/2 1/2 पर n, वहाँ से लगा देना। क्वेश्चन नंबर 62, बस अब रहने देते हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, रहने देते हैं, चलो ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद जो अभी लगभग 90 क्वेश्चन होंगे इसमें, और लगभग 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन हमारे क्या जे मेंस के होंगे, वो सारा क्वेश्चन पार्ट 2 में हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी पार्ट 2 में अपलोड मतलब रिकॉर्ड करूँगा, देखता हूँ कब तक अपलोड हो पाता है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, इतना करो तब तक।